राजस्थान में कृषक एवं जनजाति आंदोलन। सबसे पहले इस आंदोलनों की पृष्ठभूमि। राजस्थान का सामाजिक कुलीय परंपरा पर आधारित था। इस कुलीय परंपरा में शिखर ढाल पर शासक होता था। शासक के बाद सामाजिक ढांचे में सामंतों का महत्व सर्वाधिक था। शासक और सामंतों के पारस्परिक संबंध रक्त संबंधों पर आधारित थे। राज्य की समस्त भूमि पर शासक का स्वामित्व माना जाता था। शासकों ने उन लोगों को जिन्होंने नए क्षेत्र प्राप्त करने में अपने शासक की सहायता की अथवा जो शासक के निकट संबंधी थे, जागीरें प्रदान की थी। सामंतों के अपने शासक के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते थे जिनका निर्वाह करना अनिवार्य था। राजस्थान में राज्यों की भूमि मुख्यतः दो प्रकार की थी। पहली खालसा भूमि वो थी जो शासक के सीधे या प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, और दूसरी जागीर भूमि जो सामंतों के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि में सामंत अपने आंतरिक प्रशासन में सर्वोच्च होता था तथा जागीर क्षेत्र में वह कार्यकारिणी, प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक अधिकारों का उपभोग करता था। सामंत अपने शासक को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। युद्धकालीन सैनिक सेवा के अतिरिक्त शांति के समय सामंतों को वर्ष में एक बार निश्चित अवधि के लिए अपनी निश्चित सेना के साथ शासक की सेवा में उपस्थित रहना पड़ता था। इसी को चाकरी कहा जाता था। चाकरी के अतिरिक्त भी जागीर की वार्षिक आय के आधार पर निश्चित कर होते थे, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे नए शासक की गद्दी नशीनी के समय जो कर लिया जाता था वो नजराना कहा जाता था। जागीरों में नए सामंत की गद्दी नशीनी पर शासक को नए जागीरदार को उत्तराधिकार शुल्क देना होता था, जो हुक्मनामा, तलवार बंधाई आदि कहलाता था। ये शासक को अदा करना पड़ता था। युद्ध के अवसर पर तथा अन्य विशेष अवसर पर भी शासक द्वारा सामंतों पर लगाए गए कर भी सामंतों को देने पड़ते थे। जागीरों की प्रशासनिक व्यवस्था लगभग राज्य के अनुरूप ही होती थी। सामंतों की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। भिन्न भिन्न ठिकानों में भूमि कर की दर भिन्न भिन्न थी। भूमि कर वसूली हेतु मुख्य रूप से 3 प्रथाएं प्रचलित थी: लाटा, कूटा तथा बिगोड़ी या हासिल। भूमि कर जो अनाज यानी जिन्स के रूप में लिया जाता था उसे भोग कहते थे, तथा जो नकद रकम के रूप में लिया जाता था उसे बिगोड़ी अथवा हासिल कहते थे। जब खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित किया जाता था तो उसे कूटा कहा जाता था, और जब फसल कटने के बाद धान साफ होकर इकट्ठा हो जाता तब ठिकाने का हिस्सा लिया जाता तो वो लाटा कहलाता था। जिस भूमि पर व्यापारिक फसलें जैसे अफीम, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि होती थी, वहाँ से लगान नकद रूप यानी कि धातु रूप मुद्रा के रूप में लिया जाता था। 19वीं सदी के मध्य तक सामंतों और उनके किसानों के पारस्परिक संबंध मधुर थे कि उनमें अपनापन भी होता था। जब कोई अपने हिस्से को भोग ठिकाने में जमा कराने आता था और सामंत को ये ज्ञात हो जाता था कि उस किसान के उस वर्ष लड़के या लड़की का विवाह हुआ है अथवा अन्य कोई बड़ा व्यय हुआ है, तो वह उस वर्ष उससे भोग नहीं लिया जाता था। किसान आंदोलन के कारण अनेक प्रकार की लाग-बाग। जागीर एवं खालसा क्षेत्र में होने वाली आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से वहाँ की रैयतों यानी किसानों से अनेक प्रकार की लाग-बाग वसूलें की जाती थी। ये लागतें 2 प्रकार की होती थी: कच्ची और पक्की। कच्ची लागतें वे थी जो रैयत से वस्तु के रूप में प्राप्त की जाती थी, और पक्की लागतें वे जो रोकड़ या नकद रूप में प्राप्त की जाती थी। प्राचीन काल में शत्रुओं से युद्ध की समाप्ति अथवा युद्ध के समय पुनर्निर्माण के लिए अथवा असाधारण स्थिति में राज्य को दिए जाने वाले कर को चुकाने के लिए कुछ लागतें लगाई गई थी। राज्य अथवा ठिकाने के वित्तीय संकट के समय समस्त समाज को संकट मानकर रैयत अपनी स्वेच्छा से लागतें अदा करती थी। इसी प्रकार बेगार असाधारण परिस्थितियों में ही ली जाती थी, जैसे युद्ध के समय अथवा युद्ध के उपरांत, पुनर्निर्माण काल में अथवा अकाल पड़ने पर या अन्य कोई विपत्ति आने पर, और उससे प्रजा सहर्ष स्वेच्छा से बेगार दे देती थी। बेगार के प्रादुर्भाव का एक कारण यह भी था कि प्राचीन काल में जब धातु मुद्रा का चलन नहीं था, गांव में नाई, धोबी, कुम्हार,
खाती, लुहार आदि को किसान वर्ष में निश्चित अनाज देते था और वे वर्ष भर उसकी सेवा करते थे। जागीर तथा खालसा क्षेत्र में इन सेवा कर्मियों और कारीगरों को कुछ भूमि दी जाती थी, जिससे कोई लगान या मालगुजारी नहीं ली जाती थी। वे सेवा कर्मी तथा कारीगर उसके बदले अपनी सेवाएं देते थे अथवा आवश्यक वस्तुएं निःशुल्क पहुंचाते थे। कालांतर में प्रत्येक व्यक्ति से मालगुजारी यानी कर लेना आरंभ कर दिया गया था और साथ ही परंपरागत मुफ्त सेवा भी लेने लगे थे। किस व्यक्ति से कौन सी बिगा ली जाए, यह भी निश्चित कर दिया गया था। उपज का लाटा या कूटा होने के बाद भोग के साथ लागतों के रूप में अधिक अनाज प्राप्त किया जाता था। पटेल, पटवारी, कामदार, फौजदार, गांव बलई, चौबदार, छड़ीदार, किलेदार, नाई, ढोली, चमार, मेहतर आदि के नाम पे भी लागतें ली जाती थी। रक्षाबंधन के अवसर पर राखी को घी, नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए लिए जाने वाला दूध, जावा को दूध, वर्षा ऋतु में गाय और भैंसियों को एक दिन के दूध का घी आदि भी लागतों के रूप में लिया जाता था। इन कच्ची लागतों के अतिरिक्त नया वर्ष लगने पर तथा लाता या कूता होने पर सभी असामियों से नजराना लिया जाता था। राजकुमार या सामंत का कुंवर किसी गांव में जाता तो गांव के सभी किसानों से नजराना वसूल किया जाता। शासक या सामंत के पुत्र अथवा पुत्री की शादी में भी आसामियों से अलग अलग नामों से लागतें वसूल की जाती थी। इसी प्रकार गांव के तेलियों, कसाईयों, गडरियों, रेगरों से भी लागतें वसूल की जाती। गांव के प्रत्येक निवासी को परंपरागत बेगार देनी पड़ती थी। बेगार वह जहां श्रम के बदले कोई मूल्य नहीं मिलता था। ब्राह्मण और राजपूत बेगार से मुक्त थे। प्रत्येक गांव में कुछ और लोग भी रहते थे जो सामंत के लिए पशुओं को चारा लाता, सामंत की हवेली ठिकाने को मकान को वर्ष में 2 बार लीपता, ठिकाने के घोड़ों के लिए दाना लाता। ठिकाने में रहने वाले नाई को ठिकाने के कर्मचारियों की मुफ्त में हजामत करनी पड़ती थी। कपड़े धोने, बर्तन मांजने, सामंत की मालिश करने का कार्य भी वही करता। सामंत के यहाँ बारी बारी से एक नाई का परिवार रहता। उनकी औरतें ठकुराइनों के लिए काम करती और मसाला पीसने का काम करती। बड़े ही ठिकाने में लकड़ी के सामान की मरम्मत करता, चारपाया आदि बनाता। ढोलियों को सामंत की सवारी के पीछे गाजे बजाते चलना पड़ता था। ठिकाने के भील सामान ढोने पत्र वाहक का कार्य करते थे। महाजनों को और ठिकाने अथवा राज्य के पदाधिकारियों के दौरे के समय चारपाई, बिस्तर, बर्तन देने पड़ते थे। जो कार्य अन्य बेगारी नहीं करते थे वह किसानों के जिम्मे पड़ता। इस प्रकार सर्वाधिक बेगार किसानों को देनी पड़ती थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासक और रैयत तथा सामंत और उसके आसामियों के बीच में सद्भावना, सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना व्याप्ति। अतः रैयत अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा से लागतें और बेगार देती थी। राजाओं और सामंतों का दृष्टिकोण भी उदार था। खालसा और जागीर दोनों ही क्षेत्रों के किसानों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि राज्य और जागीर की संपन्नता किसानों की संपन्नता पर निर्भर थी। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस व्यवस्था में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कृषक असंतोष व्यापक रूप से दिखाई देने लगा।